दिस। तो इन दो के रहते हुए अब इसका मतलब जिन्ना का पासा फेल हो गया। यहां का निजाम कभी कहता था पाकिस्तान जाऊंगा, कभी कहता था इंडिपेंडेंट रहूंगा। और यहां की हिस्ट्री से तो आप वाकिफ होंगे, उसका दाहिना हाथ था रिजवी, जिसके हाथ में थे रजाकार, और उसने यहां जो कत्लो गारत का दौर शुरू किया, यहां की निरीह निहत्थी शांतिप्रिय हिंदू जनता को जिस तरह नरसंहार करके, जाति संहार करके, बलात्कार करके, लूट कर अपनी ही प्रजा को सताया, वो अपने आप में बहुत पीड़ादायक इतिहास है इस क्षेत्र का। और उसको भी सुलट लिया हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ऑपरेशन पोलो करके घुटने टिकवा दिए। ऐसे ही लौह पुरुष नहीं थे हमारे सरदार पटेल, लेकिन इस महाराजा की क्या दुर्गति की आप देखिए। यह महाराजा भीख मांगता रह गया कि मुझसे कश्मीर के विषय में बात कीजिए, बात करने को तैयार नहीं है। उधर जिन्ना का धैर्य जवाब दे गया, पूरी रियासतें भारत की चली गई हैं, तो भारत एकजुट हो गया, तो उसने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया 22 अक्टूबर को। अब कश्मीर की जनसंख्या 70% मुसलमान, उसकी सेना में 50-60% से ज्यादा मुसलमान। और महाराजा को बार बार कह रहे थे कि भैया पाकिस्तान के सैनिक घुसपैठ करके आपकी सेना में विद्रोह करा लेंगे। वो कहते नहीं नहीं, मेरे सैनिक मेरे प्रति वफादार हैं। और वही हुआ जिसका डर था। अब राजा के पास बची खुची सेना बची, उसको भी तितर बितर हो रही थी। और उधर जब आक्रमण हुआ तो उसमें आ गए कबाइली पठान, मैसूद ट्राइबल्स, 10,000 मैसूद पठान 1,000 ट्रकों को लेकर लूटने कश्मीर पहुंच गए, और बचाव का कोई रास्ता नहीं। ऐसे में महाराजा ने बिना शर्त विलय का प्रस्ताव 24 अक्टूबर को दिया। कहा कि चलिए कोई वार्ता नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं, ये रहे हस्ताक्षर, कश्मीर का विलय किया, अब आप कश्मीर की रक्षा कीजिए। तो नेहरू ने वो उठा के बाहर फेंक दिया, कहा मैंने कहा था जब तक शेख नहीं आएगा बात नहीं करूंगा। बारामूला की जो लूट है उसके विषय में आप पढ़ेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। 1/3 रह गई थी जनसंख्या, 1/3। वहां पर कॉन्वेंट्स थे, हॉस्पिटल्स थे, नन्स के साथ सामूहिक रेप किया गया। इस बुरी तरह लूटा गया कि आप सोच नहीं सकते। और महाराजा भीख मांग रहा है मदद की, नेहरू कहते हैं भागिए, कोई जरूरत नहीं है। तो 26 अक्टूबर को महाराजा ने फिर से एक विलय का दस्तावेज भेजा, और इस बार शेख अब्दुल्ला को हिरासत से बाहर निकालकर कहा कि पूरे प्रदेश की हालत खराब है। महारानी को साथ भेजा कि जाइए, और इस बार भेजा लॉर्ड माउंटबैटन को, क्योंकि नेहरू कहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, और कश्मीर पर आक्रमण हुआ है तो क्या हुआ, भारत की सेनाएं केवल भारत की रक्षा के लिए हैं, कश्मीर की रक्षा के लिए नहीं है। तो इसलिए इस बार इन्होंने लॉर्ड माउंटबैटन को विलय का दस्तावेज भेजा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबैटन अंतरिम सरकार में विदेश विभाग भी देखते थे और सेना देखते थे, बाकी सब नेहरू और उनकी सरकार देखती थी। तो विदेश विभाग क्योंकि कश्मीर विदेश है, सेना क्योंकि सेना की आवश्यकता है, और इस बार शेख अब्दुल्ला को भी भेजा कि वो कमी भी पूरी हो जाए। इस प्रकरण को बड़े सुंदर तरीके से एक पुस्तक है, राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, अंग्रेजी में है, प्रेम शंकर झा ने लिखी है, 1996 की पुस्तक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है, कि जब यह प्रस्ताव भेजा तब क्या हो रहा था दिल्ली में। जम्मू में तो महाराजा ने अपने एडीसी को कहा कि अगर यह प्रस्ताव भी खारिज हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, तो मुझे मेरे बिस्तर में नींद में गोली मार देना। अपनी पिस्टल अपने एडीसी को दी, कहा उसके बाद कोई चारा नहीं बचता है। और दिल्ली में यह प्रस्ताव जब लॉर्ड माउंटबैटन के पास आया तो उन्होंने प्रधानमंत्री को बुलाया, उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री पटेल को बुलाया, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह को बुलाया, और बुलाया जनरल हेडक्वार्टर्स आर्मी से
लेफ्टिनेंट कर्नल सैम मानेकशॉ को, जो कि बाद में चलकर फील्ड मार्शल मानेकशॉ हुए। और ये इंटरव्यू प्रेम शंकर झा का सैम मानेकशॉ के साथ है, जो तब लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ के शब्दों में लॉर्ड माउंटबैटन ने नेहरू से पूछा कि महाराजा ने बिना शर्त विलय का प्रस्ताव भेजा है, केवल वो ये चाहते हैं कि भारत की सेनाएं कश्मीर की रक्षा करें, आपको इसमें क्या कहना है? तो सैम मानेकशॉ कहते हैं, नेहरू ने छत देखी और उनका भाषण शुरू हो गया कि देश, पूरी दुनिया अभी युद्ध की विभीषिका से निकली है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बड़ी भयानक युद्ध हुआ है और ब्रिटेन और अमेरिका के संबंध और रूस और भारत के संबंध और चीन में ऐसा हो रहा है, और हम एक डेमोक्रेसी हैं और यूनाइटेड नेशंस बन गया है, तो क्या हमें युद्ध करना चाहिए या हमें यूनाइटेड नेशंस जाना? मतलब शुरू हो गए वो। तो सैम मानेकशॉ कहते हैं कि सरदार पटेल का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने हिंदी में नेहरू से कुछ पूछा, लगभग झिड़कते हुए। याद रखिए, सरदार पटेल की आयु नेहरू से 14 वर्ष ज्यादा थी। वो पहले प्रधानमंत्री होने जा रहे थे। महात्मा गांधी की इच्छा से वो उन्होंने नेहरू के अंडर काम करना माना, और शायद वो हिंदी में ही इसलिए कह रहे थे क्योंकि अंग्रेजी में बोलते तो माउंटबैटन को समझ आ जाता, और वो नहीं चाहते थे कि उनके प्रधानमंत्री की बेइज्जती माउंटबैटन के सामने अंग्रेजी में हो, शायद ऐसा मेरा मानना है। तो उन्होंने हिंदी में उनसे पूछा, जवाहर तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए, खींचते हुए। तो नेहरू मुड़े और बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं चाहिए। ऐसा कहना, ये सैम मानेकशॉ बोल रहे हैं प्रेम शंकर झा को इंटरव्यू में। तो जैसे ही पटेल जी ने नेहरू जी से ये सुना, उन्होंने सैम मानेकशॉ को कहा, यू गॉट योर ऑर्डर्स नाउ फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, गो मोबिलाइज द फोर्सेज एंड डिफेंड कश्मीर। कई दफे लगता है कि एक एक पल कई बार इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप उस पल चूकते हैं तो फिर सदियों अवसर नहीं आता, और वो पल अगर आप पकड़ लेते हैं तो आप बड़ी बड़ी आपदाओं को टाल जाते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि वो लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो कुछ लम्हे हमने खता की है, लेकिन कुछ लम्हे संभल भी गए। कश्मीर का भारत के साथ सड़क का कोई संपर्क नहीं था, आपको मैं बता चुका हूं। ये केवल एयरपोर्ट का संपर्क बचता था, और वो घिर चुका था जब 27 अक्टूबर को पहला विमान पालम से उड़ा, फर्स्ट सिख और 11 कुमाऊं को लेकर। तो वहां डेकोटा उतरा, सैनिकों ने कूदकर जहाज से सबसे पहले मोर्चा संभाला और हवाई अड्डा जो घिर चुका था उसको बचाने की कोशिश की। कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा शहीद हुए। आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र श्रीनगर के एयरपोर्ट पर है। आप कभी एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, उनकी वहां समाधि है, उसको नमन जरूर कीजिएगा। अगर समय पर वो नहीं पहुंचते तो आज कश्मीर भारत का भूगोल कुछ और होता। और उसके बाद हर रोज 20 उड़ानें आती थी, सैनिक आते थे जाती थी, आती थी जाती थी। वो हवाई पट्टी पक्की नहीं थी, तो बार बार उतरने और टेक ऑफ से उसमें वो लूज हो गई, रेतीली हो गई, धूल बन गई। उसको उस पर मशकों से पानी डालकर उसको कॉम्पैक्ट किया जाता था ताकि जहाज उतर सके। ये दिन रात काम चलता था। इस तरह कश्मीर को बचाया सरदार पटेल ने, भारतीय सेना ने, भारतीय सेना के निर्णय ने, सरदार पटेल के निर्णय और भारतीय सेना के शौर्य ने। अब यह युद्ध शुरू हुआ 27 अक्टूबर 1947 को। यह युद्ध चला 1.25 साल। जब युद्ध शुरू हुआ तो हमारी सेना ने कहा, भाई ये जो सैनिक हैं ये पठान वेश में तो आए हैं, मैसूर ट्राइबल तो है, लेकिन इनके साथ साथ पाकिस्तानी रेगुलर फोर्सेस भी हैं।
हालांकि वो वर्दी में नहीं है। उन्होंने भारतीय सरकार को, भारत की सरकार को उसके सबूत दिए कि ये देखिए ये युद्धबंदी है, ये देखिए ये हथियार है, ये आइडेंटिटी पेपर्स हैं, ये एक्सप्लोसिव्स हैं। तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस में इस पर आक्रमण की शिकायत की कि हम पर आक्रमण हुआ है। तो पाकिस्तान मुकर गया। भाई साहब, आप जबरदस्ती कश्मीर को अपने देश में मिलाना चाहते हैं, आपके वहां मुसलमान मानते नहीं है, उन्होंने विद्रोह कर दिया, आप हम पर थोप रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक कमीशन नियुक्त किया। एक ऑस्ट्रेलियन जज थे, सर ओवन डिक्सन। इसको डिक्सन कमीशन कहा जाता है। ये सर ओवन डिक्सन भारत आए, कश्मीर गए, भारत सरकार ने उनको ये सब सबूत दिए। फिर वो पाकिस्तान गए, वहां जाकर के सर ओवन डिक्सन ने वो सबूत दिखाए। इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में भी वो सबूत दिए। तो पाकिस्तान ने सकुचाते हुए कहा, हाँ साहब, हमारे कुछ सैनिक हैं कश्मीर में, क्या करें, वहां के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था तो इनसे रहा नहीं गया होगा, चले गए होंगे, हमने तो इजाजत नहीं दी थी, बॉर्डर पोरस है, चले गए होंगे। तो यानी पाकिस्तान ने अपनी सेना कश्मीर में होने की बात कबूली। तो भारतीय सेना ने कहा कि हमें अगर ये युद्ध जीतना है तो इनकी सप्लाई लाइंस को काटना होगा, इनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करना होगा, क्योंकि ये हमारी हर पंचायत, हर मोहल्ले, हर शहर कब्जे, जिले और कस्बे में पहुंच गए हैं। जब तक वो नाकेबंदी नहीं होगी ये युद्ध जीतना मुश्किल है। नेहरू जी ने कहा, खबरदार, एक भी गोली सीमा के पार नहीं जाएगी, यहीं युद्ध कीजिए। सेना ने पूछा, भाई क्यों? पाकिस्तान ने मान लिया है कि उनकी सेना यहां है। तो नेहरू कहते हैं कि पाकिस्तान ने अभी तक युद्ध की विधिवत घोषणा नहीं की है। देयर इज नो फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। ये प्रॉब्लम नई नहीं है, हमारी सेना के हाथ 1947 से बांधे जाते रहे हैं कश्मीर में, आज भी। मैंने कहा ना, ये बात नई नहीं है। ऐसे हालातों में आप कश्मीर को बचा रहे हैं। 1.25 साल युद्ध चला, 60% कश्मीर मुक्त करा लिया गया, डार डार पात पात लड़कर, एक एक पंचायत, एक एक मोहल्ले में लड़कर। और 1 जनवरी 1949 को नेहरू ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। हमारी सेना हाथ जोड़कर विनती करती रह गई कि कुछ हफ्ते और दीजिए, हम पूरा कश्मीर मुक्त कराएंगे। नेहरू ने कहा, नहीं, अब हम बाकी का कश्मीर यूनाइटेड नेशंस में जाके लेंगे। तो जान बचाकर भागती हुई पाकिस्तान फौज को विश्वास नहीं हुआ कि तश्तरी में रखकर 40% कश्मीर भेंट कर दिया भारत ने उनको। ये हुआ कश्मीर के साथ। और हमारे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हुए, के.आर. मलकानी, जो बाद में पांडिचेरी के गवर्नर भी बने थे। मुझे उनका बहुत स्नेह मिलता था, सौभाग्यशाली था, उनसे दिल्ली में भेंट होती थी। तो मैंने उनसे चर्चा की इस विषय पर। तो उन्होंने कहा, ये उन्होंने शेख के कहने पर किया। मैंने कहा, शेख ने ऐसा क्यों चाहा? तो शेख ने नेहरू से कहा था कि यार, अब जब कश्मीर को आप मुक्त करा रहे हो तो इस हिस्से में आप सरकार बनाओगे इलेक्शन करा के? उसने कहा, हाँ। कहते, मेरा स्ट्रांग होल्ड तो वैली है, वैली के बाहर के मुसलमान मुझको नेता मानते नहीं, तुम उनको अपने साथ जोड़ लोगे तो मैं वहां चुनाव कैसे जीतूंगा? तो मुझे इतना बड़ा कश्मीर नहीं चाहिए। मैंने कहा ना कि सीमा को, मातृभूमि को देखने का एक नजरिया होता है। राष्ट्र को किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, वो जो भाई शब्द है वो किस भावना से कहते हैं, इस मर्म में जाने की जरूरत है। आप राष्ट्र को मां की तरह देखते हैं तो एक एक कंकर के लिए आप तड़पते हैं। और जब चीन ने हमारा अक्साई चिन्ह छीन लिया हमसे 1962 में, और पार्लियामेंट में बहुत क्रोध हुआ, लोगों को रोष हुआ, बैठे हुए थे नेहरू,
नेहरू को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा किस बात पर इतना परेशान किया हुआ है, सब शोर मचाया हुआ है। वो अक्साई चिन 18,000 फीट की ऊंचाई पर एक कोल्ड डेजर्ट है, वहां घास का एक तिनका पैदा नहीं होता है, कोई रहता नहीं है वहां। तो महावीर त्यागी खड़े हुए, उन्होंने सर से अपना साफा उठाया, अंदर गंजा सर था, उन्होंने कहा यहां भी कुछ पैदा नहीं होता है, काट दोगे मेरा सर? देश को देखने वाली नजर चाहिए पहले, और फिर वैसा शासक चाहिए और वैसे नागरिक चाहिए। अब कश्मीर लगभग भेंट कर दिया उन्होंने 40%, और कश्मीर को कैसे भारत के साथ जोड़ना है, भारत में संविधान बनना था, संविधान सभा थी। लोग कहते हैं कि साहब कश्मीर शर्तों के साथ जुड़ा। जो विलय पत्र जिस पर हस्ताक्षर किए महाराजा हरि सिंह ने, वो एब्सोल्युटली वही है जो कि बाकी 650 रियासतों ने किए थे। फुल स्टॉप कामा का भी फर्क नहीं है, एकदम एब्सोल्युटली सेम ड्राफ्ट। कश्मीर के लोग कहते हैं कि साहब 370 जो थी वो एक कंडीशन थी, 35 से एक कंडीशन थी। झूठ बोलते हैं, हमारा संविधान ही तब तक नहीं बना था। धारा 370 हमारे संविधान की धारा है। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, कश्मीर आया 26 अक्टूबर 1947 को। तो कैसे वो एक कंडीशन हो सकता है? और वो आया कैसे? जब संविधान सभा में संविधान लगभग बन चुका था, 15 नवंबर से शुरू हुई प्रस्तावना पर बातचीत, प्रियम्बल मत है संविधान सभा में। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जब यह प्रस्ताव आया, सबने एक मत से इसको रिजेक्ट किया, क्योंकि तब कांग्रेस में सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, ऐसे कद्दावर देशभक्त राष्ट्रवादी लोग थे। अब नेहरू को लगा कि ऐसे दाल गलने वाली नहीं है, तो उन्होंने लंदन अपनी विदेश यात्रा पर जाने से पहले लिटरली इंस्ट्रक्ट किया अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर को कि आप ये करवाएंगे। तो ऐसी मजबूरी के चलते सरदार पटेल ने विधानसभा को मनाया, और उन्होंने उस प्रारूप में 2 शब्द जोड़े, टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट, कि ये एक अस्थाई धारा है। और इसके लिए बहाने गढ़ दिए कि देखिए साहब कश्मीर में युद्ध चल रहा है, हालांकि अभी सीज फायर है, लेकिन युद्ध विड्रॉ नहीं हुआ है, और हमारा अधिकार बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान के हाथ में है, इसलिए इस परिस्थिति में ये एक विशेष कानून है जो अस्थाई है, निकल जाएगा। और पटेल के आश्वासन पर संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया एक मत से कि ये एक अस्थाई कानून है। और मैं एक मत से इसलिए आग्रह करके बोल रहा हूं क्योंकि उसमें 4 लोग कश्मीर से भी थे, जिनमें शेख अब्दुल्ला भी थे, मिर्जा अफजल बेग भी थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने माना कि ये एक अस्थाई कानून है। उमर अब्दुल्ला के बाप ने माना कि 370 अस्थाई कानून है। तब उन्होंने विरोध नहीं किया कि यह अस्थाई क्यों है। इस तरह ये हमारे संविधान में धारा आई। ये अनुच्छेद कहता क्या है? ये अनुच्छेद लब्बो लुआब ये कहता है कि भारतीय संसद, जो हमारी सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है, दिस इज द हाईएस्ट सॉवरेन बॉडी, जिसका देश के चप्पे चप्पे पर कानून बनाने का अधिकार है, कश्मीर के विषय में ये नपुंसक है। ये कश्मीर के विषय में कानून नहीं बना सकती। कश्मीर के विषय में कश्मीर की विधानसभा, कश्मीर की संविधान सभा कानून बनाएगी। लोग झूठ बोलते हैं कि साहब एक 371 भी है, वो मेघालय में है, अरुणाचल में है, हिमाचल में है, नागालैंड में है, वहां पर भी आप जमीन नहीं खरीद। बेकार की बात है। जमीन खरीदना न खरीदना, वहां के आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाइए, कहिए मैं यहां एक स्कूल चलाना चाहता हूं, आपको सिर्फ यह साबित करना है कि आपका जमीन खरीदने का उद्देश्य क्या है। और वो यदि वहां के व्यापक लोगों के बीच उनको डिस्टर्ब किए बिना आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उसका परमिशन मिल जाती है। भारत की संसद वहां के विषय में कानून बना सकती है।
प्रियंका गांधी शिमला में एक मकान बना रही हैं अपना, वो हिमाचल प्रदेश, उसी हिमाचल प्रदेश में जिसका ब्यौरा देते हैं कि साहब वहां पर भी ये लागू है, वहां आप नहीं खरीद सकते। और कश्मीर इन एनी केस रियल एस्टेट का इशू नहीं है, ये भारत की सार्वभौमिकता का इशू है। हमारी संसद के अधिकार क्षेत्र से आपने इसको बाहर रखा है। और ये 370 केवल कश्मीर पर, जम्मू कश्मीर पर लागू होती है। इसके बावजूद जब शेख अब्दुल्ला आग्रह करते हैं कि भारतीय गणराज्य में जम्मू कश्मीर एक स्वतंत्र गणराज्य होगा, एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक होगा, नेहरू कहते हैं यार अब ये कानून बना तो दिया, अब आपको और क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें अपना अलग संविधान चाहिए, भारत के संविधान कश्मीर पे लागू नहीं होना चाहिए, हमें अपना संविधान चाहिए। नेहरू ने कहा ठीक है ले लीजिए। हमें अपना अलग झंडा चाहिए, नेहरू जी ने कहा अच्छा ले लीजिए। फिर इन्होंने कहा कि मुझे महाराजा ने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, आपके सिस्टम में स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, आप मेरा डिमोशन करेंगे। नेहरू ने कहा नहीं प्रभु आप प्रधानमंत्री रहेंगे। तो इस देश में 2 प्रधानमंत्री की व्यवस्था दी गई, 2 संविधानों की व्यवस्था दी गई, 2 ध्वजों की व्यवस्था दी गई, इसी धारा 370 के तहत। ये आपने कश्मीर के साथ किया। मुझे हैरानी इस बात की नहीं है कि शेख अब्दुल्ला ने ये मांगा, मुझे हैरानी इस बात की है कि नेहरू ने ये दिया, इस देश ने ये दिया। किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने जवाब तलब नहीं किया कि ये आपके बाप की जागीर नहीं है देश कि आप जेब से निकाल करके कुछ दे देंगे, गले से माला निकाल लेंगे, सुल्तान की तरह फेंक देंगे किसी को भेंट के रूप में। ये हाल कर रहे हैं आप कश्मीर के साथ। और हालत तो ये है, आप हैरान होंगे, आपसे मैंने कहा कि बंटवारा किस तरह हुआ, लाखों परिवार किस तरह उजड़े, बाप भाई से, बेटे मां से, बहनों से बिछड़ गए, लोग मारे मारे फिर रहे थे, एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। तब लियाकत अली खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने यह तय किया कि हम 2 देश बन गए हैं, सीमा लांघने के लिए पासपोर्ट वीजा की शर्त जरूरी नहीं रखी जाए, क्योंकि लोग मारे मारे घूम रहे हैं, सीमा पर उनको आने जाने दिया जाए, एक दूसरे को ढूंढने दिया जाए। बहुत से लोग जो घर लेकर के आ गए हैं यहां, उनको लगता है नहीं आना चाहिए था, उनको वापस जाने दिया जाए। जो लोग पहले बैठे थे, बोला था नहीं जाएंगे, लगता है कि नहीं जाना चाहिए, वो आना चाहते हैं, अब उनको आने दिया जाए। तो बहुत लंबे समय तक भारत पाकिस्तान सीमा बिना डॉक्यूमेंटेशन के नागरिकों को आने जाने देती थी, क्योंकि ये अमानवीय था कि आप उनसे, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, आप उनके ऊपर ये नियम लागू करें। लेकिन कश्मीर में शेख अब्दुल्ला ने नेहरू से कहा कि शेष भारत के लोग अगर कश्मीर आएंगे तो उनको परमिट लेना पड़ेगा। शेख ने मांगा, नेहरू ने दिया। उस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लोग बिना परमिट, बिना कागज के आ जा रहे थे, यह विडंबना हुई है। इसी का विरोध करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 16 मई 1953 को कश्मीर में दाखिल होते हैं, सत्याग्रह करके ये कानून तोड़ते हैं और फिर जिंदा वापस नहीं आते। शेख अब्दुल्ला, उनकी लाश उनकी मां जोगमाया देवी के पास पटक कर कलकत्ते में चली जाती है। वो मां बिलखती रहती है कि इसका वध किया गया है, इसकी हत्या की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए। आज तक इतनी सरकारें आई गई, इतने प्रधानमंत्री आए गए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हत्या की जांच नहीं हुई। उस व्यक्ति ने, अगर मेजर सोमनाथ शर्मा ने सैनिक की दृष्टि से अपना बलिदान दिया कश्मीर को बचाने के लिए, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नागरिक, एक नेता की दृष्टि से, एक देशभक्त की दृष्टि से कश्मीर में जाकर के एक अवैध, एक पूरी तरह से इमोरल सिस्टम का विरोध करते हुए, एक विकृत व्यवस्था का विरोध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी 24 जून को।
लेकिन कश्मीर में वो विकृतियां जारी रखी गईं। जून 1954 में एक कानून और लाद दिया गया 35A। आपने, मुझे मालूम नहीं उसके विषय में कितना जाना है, सुना है। जब अब ये 54 तक आते आते नेहरू एक इलेक्शन जीत चुके थे। आप उस वक्त का संदर्भ याद रखिए। वो एक इलेक्शन जीत चुके थे 1952 में। वो पार्टी से कद्दावर नेताओं को बाहर निकाल चुके थे। राजगोपालाचारी ने अपनी पार्टी बना ली थी, स्वतंत्र पार्टी। जेबी कृपलानी अलग थलग पड़े हुए थे। सरदार पटेल का देहांत आसान हो गया था, देहांत हो चुका था 1950 में। और नेहरू न सिर्फ प्रधानमंत्री, पार्टी के अध्यक्ष बन बैठे थे। ऐसे में वो राष्ट्रपति को एक पत्र लिखते हैं, पत्र नहीं लिखते, एक ड्राफ्ट भेजते हैं कि आप इसकी घोषणा कर दीजिए, इस पर मोहर लगा दीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक पत्र लिखते हैं नेहरू से, पूछते हैं क्या ये घोषणा न्याय सम्मत है? इज इट जस्ट? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये संविधान सम्मत है? इज इट फेयर? इज इट मॉरल? डू आई हैव अ राइट टू डू इट? क्या ये प्रक्रिया ठीक है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। और नेहरू लिख करके जवाब देते हैं कि आपके ये सारे प्रश्न वाजिब हैं, लेकिन इसकी चर्चा हम ऑफ द रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों चिट्ठियां रिकॉर्ड पर हैं। कंप्लीट वर्क्स ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एलाइड पब्लिशर्स, 14 वॉल्यूम्स में आपको मिल जाएंगी। अब वो ऑफ द रिकॉर्ड दोनों में क्या चर्चा हुई मालूम नहीं, लेकिन 14 जून शायद या 16 जून 1954 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 35A की अधिघोषणा कर दी। 35 कैपिटल A। 368 जो अनुच्छेद है संविधान का, वो कहता है कि हमारे संविधान में अगर एक फुल स्टॉप कॉमा भी चेंज करना है तो उसका अधिकार केवल संसद को है। ये उस कानून का उल्लंघन है। इसको 35 और 36 के बीच में नहीं रखा, इसको एनेक्स्चर 1 में डाला गया, परिशिष्ट 1 में। बहुत सी प्रतियों में यह छपता तक नहीं है। बहुत से जजेस को इसके बारे में पता ही नहीं था, जूरिस्ट को इसके बारे में पता नहीं था। 1986 में इसको चैलेंज करती हुई एक याचिका सुप्रीम कोर्ट आई, तो पीठासीन न्यायाधीश ने कहा कि आप उस बात को चैलेंज कर रहे हो जो संविधान में है ही नहीं, करके याचिका खारिज कर दी। कैन यू इमेजिन ये किस तरह स्मगल हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। और इसके तहत आपने क्या किया? अगर 370 कहती है कि संसद का अधिकार कानून बनाने का नहीं है, तो 35A कहती है कि जम्मू कश्मीर के राज्य को यह अधिकार है वो तय करे कि वहां का स्थायी नागरिक कौन है, और वहां के स्थायी नागरिक को क्या क्या अधिकार और प्रिविलेजेस प्राप्त हैं, ये वो तय करेगी। और वो ये भी तय करेगी कि वो स्थायी नागरिक किन कानूनों के तहत वहां रहेंगे। और ऐसी नीति को भारत के संविधान के किसी प्रावधान के तहत किसी भी न्यायालय में चुनौती तक नहीं दी जा सकती है। इट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, ये 35A कहता है। यानी आप मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का हनन करते हैं। आप फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान के तहत भी कश्मीर की किसी नीति को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो फिर बचा क्या? आपने संसद के अधिकार क्षेत्र से कश्मीर को बाहर रखा, संविधान के अधिकार क्षेत्र से कश्मीर को बाहर रखा, तो किस मुंह से आप कश्मीर को अपना कहते हैं? किस आधार पर अपना हक जमाते हैं? और यह द्रोह कौन कर रहा है? किससे पूछकर कर रहा है? अब अगर 35A आ गई, पता भी नहीं चला किसी को, तो 18 अगस्त 2014 को, यानी अभी 5 साल भी नहीं हुए हैं, मेरे कुछ मित्रों ने वी द पीपल, वी द सिटीजन के नाम से एक संस्था बनाई, इसको चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को
क्योंकि इस बार जो याचिका गई थी उसमें बाकायदा पुलिंदा था कि इस कानून के तहत क्या क्या नीतियां बनाई गई हैं, उससे कौन कौन से अधिकारों का हनन हुआ है, उससे किन किन समुदायों को, किन किन लोगों को क्या क्या कष्ट हुए हैं, और वो किस तरह हमारे मूलभूत मानवाधिकारों का हनन है, इसका एक पूरा पुलिंदा बना कर दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। पहली ही डेट में जम्मू कश्मीर में अब एक कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई थी, गठबंधन सरकार पीडीपी की, बीजेपी की। मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, चलिए एक ही बताऊं 35A के तहत, आप समझिए कि क्या हुआ है। 1957 में जम्मू में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, महामारी की स्थिति हो गई। तो वहां के चीफ मिनिस्टर ने, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंह कैरों से कहा कि भैया आपने कुछ सफाई कर्मचारी भेजो वरना यहां मुसीबत आ जाएगी। प्रताप सिंह कैरों ने कहा हम भेज तो देंगे, लेकिन आपके यहां नागरिकता का कानून ऐसा है कि वो वहां कुछ रहने का बंदोबस्त नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ाने का बंदोबस्त नहीं कर सकते, वो किस बूते जाएंगे वहां। तो कश्मीर ने कहा नहीं नहीं, हम उन्हें नागरिकता का अधिकार देंगे, आप भेजिए। तो ऐसे आश्वासन पर 250 से ज्यादा वाल्मीकि परिवार पंजाब से जम्मू रहने चले गए सफाई कर्मचारी का काम करने के लिए। ये 1957 की बात है। आज उन वाल्मीकि परिवारों की चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी अगर पढ़ लिख कर कहती है कि हम आर्किटेक्ट बनेंगे, हम वकील बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो कश्मीर की सरकार कहती है कि आपके पूर्वजों को कश्मीर में भंगीगिरी करने के लिए बुलाया था, अगर आप ये काम बंद करते हो तो हम आपको इस नागरिकता के अधिकार से वंचित करते हैं। ऐसा अमानवीय कानून है 35A। और इसको, इस लानत को, इस कलंक को हमने अपने संविधान में पाल के रखा है। अगर कश्मीर की कोई बेटी कश्मीर के बाहर शादी करती है तो उसके बच्चों को उसकी संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन हां, बेटा अगर बाहर शादी करता है, पाकिस्तानी औरत से शादी करता है, तो वो कश्मीर की नागरिक बन जाएगी, उसके बच्चों को संपत्ति के अधिकार होंगे। इस तरह का भेदभाव करता है 35A। तो इस 35A को जब चुनौती दी गई 18 अगस्त को, और पीडीपी गवर्नमेंट ने, पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया इन लोगों को नोटिस, तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब, लिख करके एफिडेविट पे जवाब दिया, बहुत अच्छा कानून है, हमारी बहुत अच्छी सेवा की है, इस पर आप कोई विचार विमर्श मत कीजिए, इसको बाहर फेंकिए, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। चलिए, पीडीपी है, हालांकि बीजेपी भी है, लेकिन पीडीपी है। केंद्र सरकार में तो सिर्फ बीजेपी है, हम केंद्र सरकार का इंतजार कर रहे हैं। पहली पेशी आई तो केंद्र सरकार ने कहा यह थोड़ा पेचीदा मामला है, हमको सोच विचार करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने दिए, फिर तारीख आई, केंद्र सरकार ने कहा अभी सोच विचार चल रहा है, फिर 6 महीने दिए, एक और तारीख आई, फिर केंद्र सरकार कहती है अभी और व्यापक विचार विमर्श चल रहा है। 3 साल निकल गए, 6 पेशियां निकल गईं, केंद्र सरकार ने कोई एफिडेविट नहीं दिया, टाइम मांगती रह गई, सुनवाई टालती रह गई। और 7वीं सुनवाई पर केंद्र सरकार के नए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल आए और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं केंद्र सरकार का, इस केंद्र सरकार का 35A के विषय में कोई मत नहीं है, इसलिए हम इस न्यायालय में इस पे कोई एफिडेविट नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो करना हो कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अब हमको जो करना है करेंगे। इतने में 18 जून को वो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट चली गई। 6 जुलाई को सुनवाई है। अब गवर्नर किसका नुमाइंदा होता है? सेंटर का नुमाइंदा होता है। तो 4 जुलाई को गवर्नर की याचिका आती है कि राज्य में चुनी हुई सरकार नहीं है, तो इस मामले को कोई डिफेंड नहीं कर सकता, तो इसलिए आप इस पर सुनवाई मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है ठीक है, हमने आपकी याचिका सुन ली, लेकिन हम सुनवाई जारी रखेंगे।
उसके बाद 1 महीने बाद फिर सुनवाई है तो नए गवर्नर आ जाते हैं, एनएन वोरा चले जाते हैं, सतपाल मलिक एक याचिका और देते हैं कि देखो भाई, अब मैं पंचायत चुनाव करा रहा हूं, स्थानीय निकायों के चुनाव करा रहा हूं, आप सुनवाई करेंगे तो हड़कंप मचेगा, कृपया सुनवाई मत कीजिए। अब तो पीडीपी का भी बहाना नहीं है ना। तो केंद्र सरकार, हम लोग किस नियत से गए थे? हमने कहा राजनीतिज्ञों की मजबूरियां होती हैं, उनको चुनाव लड़ना होता है, वो इसको हाथ लगाएं ना लगाएं, आजकल न्यायालय देश चला रहा है तो हम न्यायालय के माध्यम से कर लेंगे। जजेस को तो कोई चुनाव नहीं लड़ना होता और वो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं आजकल। तो सरकार को भी एक कुशन मिल जाएगा, एक कंफर्टेबल रूम होगा कि वो भी कहेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, हमको क्या कहते हो। लेकिन साहब ये सरकार खुद करेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट को करने नहीं देगी, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। आज भी डेट नहीं लगने देते हैं, इस पर सुनवाई नहीं होने देते हैं। उसके लिए तो राज्यसभा में कोई मेजॉरिटी नहीं चाहिए। यह हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है और सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि संविधान के विषय में कोई याचिका आए तो उस पर सुनवाई करे। यह स्थिति हमारे पूरे राजनीतिक नेतृत्व ने पैदा कर दी है। मुझे कई बार लगता है कि एक कंसेंसस है कि कश्मीर में जो कुछ करना है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने दिया जा रहा है, उस पे हम लोग लिख पढ़ के कोई विरोध, चुनाव घोषणा पत्र में आप कुछ कहें, आप मैं कहूं, लेकिन जब करने पे आएंगे तो कोई भेद नहीं होगा नीति में। यहां मुझे बताना है आपको कि हमारा जो 7वां पलायन है 1990 का, इसलिए कष्ट देता है। जो पिछले 6 पलायन हुए वो आक्रांताओं के समय में, बर्बर पठानों के और मुगलों के समय में, सुल्तानों के समय में हुए। हमने सीने पर पत्थर रख लिया कि देश में कोई कानून नहीं है, हमारी अपनी कोई सेना नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, तो यह हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन 1990 का जब पलायन हुआ, 75,000 से ज्यादा परिवारों को जड़ों से उखाड़कर फेंक दिया गया, तब ये 90 करोड़ का देश था, 15 लाख की सेना थी, परमाणु शक्ति संपन्न देश था, 800 से ज्यादा सांसद थे, सर्वोच्च न्यायालय था, पुलिस थी, एक जीता जागता प्रेस था, संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों की घोषणा थी जिस पर यह देश हस्ताक्षर कर चुका है। एक प्रिंसिपल है, R2P कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। हर नेशन स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, और जब उसका वायलेशन होता है तो दुनिया के पास यह अधिकार है कि वो हस्तक्षेप करे। उसी अधिकार का इस्तेमाल करते वक्त हम बांग्लादेश में घुसे थे। हम लोग किस उम्मीद पर रह रहे थे कश्मीर में? मुट्ठी भर थे ना, 3-4% क्या होती है जनसंख्या में आबादी। उस कश्मीर में हम कैसे रह रहे थे? हम ये देखकर रह रहे थे कि जब तक इस सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लहरा रहा है, जब तक बादामी बाग छावनी में हमारी फौज है, जब तक देश में हमारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है, हमको कोई छू नहीं सकता। होंगे ये 95%, लेकिन देश में हम 80% हैं। हमने ये भ्रम पाल लिया था, और जब मुसीबत आई तो इनमें से किसी चीज ने काम नहीं किया। इस भ्रम में हमने अपने पास कोई हथियार नहीं रखे। अपनी कम्युनिटी के बारे में सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा। हम लोग 100% साक्षर लोग हैं। मैं साक्षर नहीं कहूंगा, हम शिक्षित लोग हैं। 100% शिक्षित यानी 99.9 नहीं, पूरे 100%। और हम 0% क्राइम वाली कम्युनिटी हैं। 0% क्राइम मतलब आप दुनिया की किसी जेल में मुझे कश्मीरी हिंदू नहीं दिखा सकते।
हम पर कोई किसी को थप्पड़ मारने का आरोप नहीं लगा सकता कश्मीर में। हिंसा की बात छोड़िए, मत है बताए हमने एक कत्ल किया हो, एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाया हो, एक घर का शीशा तोड़ा हो, किसी को गाली दी हो, तो किस तरह की तैयारी करते हैं हम हिंसा से निपटने की? हम भ्रम में मारे गए। और मैं नहीं चाहता कि इस भ्रम में, इस देश में अब हिंदू कहीं मारा जाए। हम सबको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में 500 से ज्यादा कश्मीर पनप रहे हैं। 500 से ज्यादा कश्मीर पनप रहे हैं। अगर कश्मीर में इस देश के पांव उखड़ते हैं तो फिर ये 500 से ज्यादा कश्मीर हिसाब किताब मांगेंगे आपसे, मुझसे। हम जब निकले थे तो हमारे लिए एक पूरा भरा देश था, हमारे जहां सिर समाया, जहां पनाह मिली, चले गए। हमने अपने परिवारों को सुरक्षित किया, अपनी माता बहनों को बचाया, अपने बच्चों को, बूढ़ों को निकाला और फिर से जीवन शुरू किया। लेकिन अगर ये देश नहीं रहेगा तो कहां जाएंगे हम लोग? इस दुनिया में और कोई जगह नहीं है। जब पाकिस्तान बना था तो जिन्ना ने नारा लगाया था, मुस्लिम लीग का नारा लगता था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। बहुत आसानी से मिल गया था पाकिस्तान। उनको पता था कि हम वो लोग हैं जो कहते हैं जान छोड़ो, बोलो क्या चाहिए। ये देश शांति खरीदता है, सैकड़ों करोड़ रुपया हर साल हुर्रियत पे खर्च करता है कि वो खुश रहें। सैकड़ों करोड़ रुपया आरटीआई की थी तो होम मिनिस्ट्री ने लिख के दिया था। हम लोग फिरौती चुकाते हैं, लेकिन जिसको फिरौती चुकाते हैं उसको मालूम है कि इस देश से अगर कुछ उगलवाना है तो हिंसा कीजिए, दंगा कीजिए, आगजनी कीजिए, सामूहिक नरसंहार कीजिए, हत्या कीजिए। ये मजाक की बात है। वैसे एक बड़े वरिष्ठ कश्मीरी हमारे पत्रकार हैं, जवाहरलाल कौल, दिल्ली में रहते हैं। मेरा उनसे मिलना जुलना होता रहता है। एक बार उन्होंने कहा कि मेरा एक सहपाठी कश्मीर से आया था, मुसलमान सहपाठी था, दिल्ली आया मिलने। तो सहपाठियों में तो बड़ी अनौपचारिकता से, बेलागी से बातचीत होती है। तो उन्होंने उनको झड़कते हुए कहा, यार तुम लोग क्यों पागल हो गए हो? तुम्हें ऐसा देश दुनिया में कहां मिलेगा यार? किस चीज की आजादी चाहिए तुमको? सब कुछ तो यहां है। तो उसने उस जवाहरलाल कौल को क्या जवाब दिया, बड़ा रोचक है। उन्होंने पूछा कि यार तुम हिंदू लोग मानते हो ना कि कोई मंत्र होता है, और उस मंत्र को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो मनोकामना पूरी होती है। आप हिंदुओं में ऐसा कुछ मान्यता है? तो जवाहरलाल कौल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ साहब, सुना तो मैंने भी है, लेकिन हमारे यहां अभी तक ऐसा मंत्र तो मैं जानता नहीं जिससे सब कुछ मनोकामना पूरी हो जाए। तो इनके मुसलमान मित्र ने कहा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा मंत्र है। तो जवाहरलाल कौल थोड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, अच्छा साहब मैंने तो सुना नहीं, हमारे तो आपने कैसे सुना? कहते हैं हाँ हमारे पास वो मंत्र है। तो क्या मंत्र है? उन्होंने कहा वो मंत्र है पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसे ही हम बोलते हैं तो ये देश घुटनों पे आ जाता है, कहता है आपको क्या चाहिए, आप नाराज क्यों हैं? तो ये मंत्र सिद्ध कर लिया है जिहाद ने, आतंकवादियों ने, और हम सीखने को तैयार नहीं। 30 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने पीडीपी की सरकार से पूछा, 75,000 परिवार कश्मीर से पलायन कर गए हैं। 30 साल से यह सरकार चल रही है, आपने क्या कितने परिवार वापस भिजवाए? आपने लिख करके कश्मीर की सरकार से पूछा।
और बेशर्मी की हद देखिए, पीडीपी ने लिख करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, एक परिवार। ये 3 साल पुरानी बात है, उसी बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार में। तो क्या माने हम, क्या मान के चले कि हम इसी तरह फिरौती चुकाते रहेंगे, इसी तरह एक जाति संहार पर लीपापोती करते रहेंगे, इसी तरह, मतलब कोई आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है जो घुटनों के बल ना गया और कहता ना हो कि आप बताइए। तो एक नरसिम्हा राव थे, वो बर्किना फासो गए, वहां से बोला स्काई इज द लिमिट, आप मांग के तो देखिए ये देश क्या नहीं दे सकता। एक दूसरे प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने कहा इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत के दायरे में सब कुछ दे सकते हैं, संविधान के दायरे में नहीं बोले। तो उन लोगों को लगता है कि भाई एक धक्का और तो बस मिल जाएगा, ये बस राउंड द कॉर्नर, अब बस आ गए। एक भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं बोला है कि आप अगर देश को तोड़ने की कोशिश करोगे तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। किसी ने नहीं बोला है। एक प्रकरण हुआ 1993 में, 90 में हम लोगों को निकलना पड़ा था, तो 93 में पाकिस्तान भारत को घसीट के ले गया यूएनएचआरसी में, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, यह कहने के लिए कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन कर रहा है, वहां के मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक डेलीगेशन यहां से भेजा, जिसकी अगुवाई अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे थे और उनको असिस्ट कर रहे थे सरकार में मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सलमान खुर्शीद, उसमें फारूक अब्दुल्ला को भी रखा। हमारे कुछ संगठन हैं पनून कश्मीर, उसके भी साथी वहां गए थे और वहां जाकर उन्होंने प्रेजेंटेशन दी कि अगर कश्मीर में मानवाधिकारों का किसी का हनन हुआ है तो वहां के हिंदुओं का हुआ है, और भारत सरकार ने उसकी सहमति से, उनकी सहमति से यह प्रेजेंटेशन हुई। अब जब यह हुआ तो पाकिस्तान ने वही पुराना राग अपनाया कि नहीं साहब, कश्मीर इज द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, पार्टीशन में सब मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान जाना था, यह भारत कैसे रह गया। तो इस पर टीएन कॉल ने, जो तब एक डिप्लोमैट थे, उन्होंने पाकिस्तान को खड़े होकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा आपने 2 नेशन थ्योरी के तहत कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क बनेगा, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमें अपना एक अलग मुल्क चाहिए। यही थी ना 2 नेशन थ्योरी। लेकिन हमने उसको रिजेक्ट किया, हमने कहा नहीं, हम साथ साथ रह सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान बनने के बावजूद भी इस देश में 12 करोड़ मुसलमान हैं, और अगर कश्मीर को आप पार्टीशन के एजेंडा का अधूरा छूटा हिस्सा मानते हैं, तो क्या आप तैयार हैं कश्मीर के साथ देश के 12 करोड़ मुसलमानों को रेलगाड़ियों में भर भर कर पाकिस्तान भेजने के लिए? फिर कर लें वैसा पार्टीशन। तो ईरान की बात समझ में आ गई। यह प्रस्ताव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का संयुक्त यूनानिमस प्रस्ताव था। ईरान को बात समझ में आ गई तो ईरान ने प्रस्ताव से अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि कोई प्रस्ताव बिना यूनानिमिटी के टिक नहीं सकता था। तो प्रस्ताव गिर गया और भारत की यूएनएचआरसी में लाज बची, साफ साफ बोलने के कारण बची। लेकिन जब हम लोग इस देश वापस आए 1994 में, हमने अपने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाके कहा कि यह देश हमारा अपना देश हमको माइग्रेंट कहता है, हमको डिस्प्लेस्ड कहता है। जैसे हम बाढ़ पीड़ित हैं या भूकंप पीड़ित हैं, हम जाति संहार के कारण हिंसा करके निकाले गए लोग हैं, हमको क्या कहेंगे आप? हमको कम से कम शरणार्थी बोलिए। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जज थे जस्टिस वेंकटाचलैया, उन्होंने सरकार को नोटिस दिया, कहा कि आप इनको क्या कहना चाहते हैं इसके जवाब में।
तो सरकार ने लिख करके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में बोला कि कश्मीर के हिंदू अपनी मर्जी से बाहर आए हैं। सरकारी दस्तावेज है। हमने पूछा, अभी साल भी नहीं हुआ है, जिनीवा में आपने देश को नहीं दुनिया को कहा है कि हमारी एथनिक क्लेंजिंग हुई है, हमारी रिलीजियस एथनिक क्लेंजिंग हुई है, आपने ये दुनिया के सामने कहा। तो हमसे कहा गया चुप रहिए, ये देश एक बड़ी भीषण युद्ध लड़ रहा है कश्मीर में, हमको कटघरे में खड़ा मत कीजिए, आपका समाधान होगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन हमें कश्मीर में दिल जीतने हैं। ये तब से दिल जीत रहे हैं, एक तरफा रमजान का सीज फायर करते हैं, दिल जीतते हैं, हजारों पत्थरबाज बिना शर्त छोड़ते हैं, दिल जीतते हैं, अपने अफसरों पर एफआईआर करते हैं, वहां के दिल जीतते हैं। आए दिन वहां पर मारे गए आतंकवादियों के बड़े बड़े जनाजे निकलवाते हैं, 50-50 हजार की भीड़ लगवाते हैं, जिनमें नए आतंकवादी रिक्रूट होते हैं। हीलिंग टच पॉलिसी है। मारे गए आतंकवादियों के घरों में मुआवजे भेजते हैं, उनके लोगों को नौकरियां देते हैं, इस तरह दिल जीतते हैं। 80,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया हमारे प्रधानमंत्री ने 2015 में। तो सैयद अली शाह गिलानी ने कहा, 2 घंटे नहीं बीते थे अनाउंसमेंट किए हुए, स्टेटमेंट जारी करके कहा कि आप हमारी सड़कें सोने की भी बनवा दोगे, इवन इफ यू पेव आवर रोड्स विद गोल्ड वी विल नॉट स्टॉप आस्किंग फॉर आजादी। हमारी अकल पर पत्थर पड़ गए। हम कह रहे हैं विकास होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज भी कश्मीर में जब चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वहां के नेता कश्मीर में कौन सी सड़क बननी है, अस्पताल बनना है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनना है, नहीं बोल रहे हैं। अकबर लोन बारामूला से कहता है मैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलूंगा और जो मेरा विरोध करेगा उसको रहने नहीं दूंगा। और हमारा चुनाव आयोग उसको बर्खास्त नहीं करता है, चुनाव के लिए अनुपयुक्त घोषित नहीं करता है। महबूबा मुफ्ती कहती है पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स ईद के लिए नहीं रखे हैं, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। फारूक अब्दुल्ला कहता है कि इस यासीन मलिक को जिसको आपने गिरफ्तार किया है वो हमारा फ्रीडम फाइटर है, वो आपके धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। ये चुनाव प्रचार में चल रहा है, ये डिस्कोर्स है वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप का। आप विकास की बात कर रहे हैं। आज तक कश्मीर में हुई एक भी हत्या, एक भी बलात्कार, एक भी सामूहिक नरसंहार का मुकदमा नहीं चला है, कोई दोषी नहीं पाया गया है, किसी को सजा नहीं हुई है। ये जो हिंदू जाति संहार हुआ है, इसके खिलाफ जितने भी भीषण जघन्य अपराध हुए हैं, एक को भी सजा नहीं मिली है आज तक। यह परिस्थिति है कश्मीर की। मैं बोलता रह जाऊंगा, शाम हो जाएगी। मैं और आपका समय नहीं लेना चाहता। आपने बहुत धैर्य से सुना और आपके धैर्य की इतनी विकट परीक्षा ली, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अभी से अनुरोध है, आप सब बैठ जाइए। अब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। किसी को जो प्रश्न पूछना है, हाँ, लिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। हेलो जी। अभी आपने कहा था कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल नहीं करे 35A के वगैरह, मगर ये तो उनके एजेंडे में है कि 35A 370 हम लोग निकालेंगे। तो ऐसा ड्यूअल रोल क्यों खेल रही है गवर्नमेंट? एक बशीर बद्र का शेर है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो
क्या मजबूरियां हैं वो ये स्वयं बताएं, और बताने लायक नहीं है तो ना बताएं, हम क्या कह सकते हैं। दिक्कत यह है कि अब तो कांग्रेस ने लिख करके दे दिया है कि ना वो 370 हटाएंगे ना हटाने देंगे। केवल एकमात्र पार्टी है ये सरकार की जो कम से कम कह तो रही है कि हटाएंगे। अब तक क्यों नहीं हटाया और कब हटाएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एकमात्र संगठन है जो कम से कम अभी मेंटेन कर रहा है कि हटाएंगे। बाकियों ने तो, पाकिस्तान कह रहा है कि अगर अपने संविधान से ये कानून हटाया तो तुम्हारी खैर नहीं। कैन यू इमेजिन, मतलब आपको इससे ज्यादा किसी प्रमाण की आवश्यकता है कि इस देश के लिए ये कितना खतरनाक है कि पाकिस्तान इस देश को धमकी दे रहा है कि इट विल बी द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स इफ यू चेंज दिस इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। It's $1 million question, $1 billion question maybe. I don't know. Nobody knows. Please allow somebody else also to ask the question. Yes. Yeah, please ask specific question. Sir, I want to know if Article 370 is removed and Article 35A is also removed, do you anticipate any repercussions? And if so, what will be the gravity of these repercussions? Thank you. Sir, I think the repercussions of having Article 370 and 35A are so severe that nothing can be as bad as what is happening right now. And those who are threatening us with the consequences of removing Article 370 and 35A, let me tell you, they have not spared any pain so far. आपको जितनी पीड़ा, जितना कष्ट दे सकते थे दिया जा रहा है, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तो अब आप और किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और किस, जिसको कहते हैं ना फियर ऑफ अननोन, आप उस किस अनिश्चितता के डर में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं? मतलब कौन सा लकवा मार गया है? Thank you. Thank you. ये एक प्रश्न है। Sir, thank you for enlightening us on Kashmir issue. My question is, what is the solution for it, sir? Because we have been discussing about problems, but what is the solution? And what, as a Hyderabadi, could I be of some help or anything, Sir. which would be helpful, Kashmir? Sir, the short answer to that is, first solution to any problem is the correct definition of problem. अगर आप प्रॉब्लम क्या है उसे नहीं पहचानते हैं, उसको नहीं जानते हैं, तो आप सॉल्यूशन की तरफ सोच भी नहीं सकते। और अगर बिना प्रॉब्लम जाने आप सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे तो वही करेंगे जो अब तक कश्मीर में कर रहे हैं, पहचानना। तो उससे सॉल्यूशंस अपने आप इमर्ज करते हैं। अब जिस तरह मैंने प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक फर्स्ट सोल्यूशन यह है कि जहां से आपने गलतियां करना शुरू किया था, यानी ऐसे उल्टे सीधे कानून बनाना शुरू किया था, वहीं से ठीक कीजिए। जिस दिन आप इस डर से निकल जाएंगे और कहेंगे कि ये कर दिया, तो सामने वाले को उसको समझ आ जाएगा कि अब और ज्यादा आप पट्टी पढ़ा नहीं सकते। तो यहां से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ये डर सबसे पहले यहां से निकालना पड़ेगा। अब और वाजपेयी जी के बीच में आगरा में एक समझौता हुआ था, उसका पब्लिक डोमेन में कुछ भी कहीं भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। वो समझौते के बारे में कुछ हमें इनलाइटन कीजिए। देखिए, आगरा में जो समिट हुआ था वो फेल हो गया था। वो इस तरह फेल हुआ था कि मुशर्रफ ने कहा था कि मुझे जाने से पहले अजमेर शरीफ जाना चाहिए जियारत के लिए, तो भारत सरकार ने कहा था कि नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वो आगरा से सीधा रावलपिंडी रवाना कर दिए गए थे। कोई समझौता नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद वार्ताओं का एक दौर चला, और वार्ताओं के उस दौर में एक सहमति बनी जिसको आज भी रेफर किया जाता है। इस देश की किस्मत अच्छी थी कि 2004 में सरकार वापस नहीं आई, वरना वो सहमति परवान चढ़ती।
लेकिन मैंने कहा ना, देश की किस्मत अच्छी थी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई। तो 2004 की सरकार ने जाते जाते उस सरकार को बोला कि जो सहमति बनी थी उसके मुख्य बिंदु क्या थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को शुरू से शुरू करना पड़ा। मुशर्रफ तो आग्रह में था ही, तो 2006 तक आते आते वो सहमति बन गई फिर से। और ऐसे में अगर मैं आपका ध्यान खींचूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वी वर जस्ट अ सिग्नेचर अवे विद मुशर्रफ। किसी ने इस देश में, माइकल लाल ने यह नहीं पूछा कि भैया वो सहमति किन बिंदुओं पर थी, जरा बताइए। किसी ने बताया नहीं। लेकिन इस देश की किस्मत अच्छी थी कि जैसे ही सहमति पुनः बनी, वहां मुशर्रफ का तख्ता पलट हो गया। और उसके बाद वहां की नेशनल असेंबली ने, जिसमें जरदारी प्रेसिडेंट थे और यूसुफ शाह गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने असेंबली में यह प्रस्ताव पास किया कि मुशर्रफ और भारत के बीच में अब तक जो भी सहमति के बिंदु बने हैं वो खारिज किए जाते हैं। इस देश की किस्मत बहुत अच्छी रही। लेकिन यह जानना जरूरी है कि हम किस बिंदु पर फिसलने वाले थे। यानी वो एक अपॉर्चुनिटी आज भी पाकिस्तान के पास लाइव है। उस प्रकरण में वो नेता रहें न रहें, लेकिन उन बिंदुओं पर आप फिर से शुरू हो सकते हैं। आपको याद होगा कि सियाचिन के ऊपर और सर क्रीक के ऊपर एक सहमति बन गई थी। एक ब्रॉडर अरेंजमेंट था कि भारतीय सेना सियाचिन खाली करेगी, सर क्रीक में कुछ टेरिटरी जो आपकी जिसको आप कोस्टल रीजन कहते हैं, वो उसमें आपकी उस टेरिटरी को एडजस्टमेंट्स करने थे, पाकिस्तान को कुछ कंसीड करना था। इसके अलावा, मतलब डिटेल में मैं जा रहा हूं, पता नहीं आपकी कितनी रुचि है। वो बताएगा कौन, इस रिकॉर्ड पे कहां है, किसके रिकॉर्ड पर है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नक्शे नहीं बदलेंगे, बॉर्डर्स खुल जाएंगे, जॉइंट कंट्रोल होगा, जॉइंट करेंसी चलेगी, जॉइंट मैकेनिज्म होगा। यानी नक्शे नहीं बदलेंगे लेकिन जमीन पर आना जाना शुरू हो जाएगा, वीजा पासपोर्ट का रिजीम खत्म हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितने खतरनाक दावे थे। और इन मुद्दों पर अगर देश के राजनीतिक नेतृत्व में इस तरह की खतरनाक सहमति बन जाती है तो समझ सकते हैं कि कितना नुकसान हो सकता है। There is one small question, sir. Do we consider Jawaharlal Nehru as a treasurer? Yes. See, no question about it. अगर आप मेरी माने तो मैं जवाहरलाल नेहरू पर मरणोपरांत राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने के पक्ष में हूं। सिर्फ भारत रत्न वापस लेने से काम नहीं चलेगा। लेकिन हम कब तक, मतलब ही डाइड इन 64, ठीक है साहब, विच मीन्स ही डाइड गुड 55 years बैक। अब उसकी फोटो को जूते मारिए, उसको गाली बकिए, लेकिन उसने जो किया है उसको रिवर्स करना ज्यादा जरूरी है ना। वो कीजिए, सिर्फ उसको कोसने से काम नहीं होने वाला है। पहले जो काम करना है वो कीजिए, वो भी कर लेंगे बाद में। आपका गुस्सा उस चीज पे निकलना चाहिए जो उसने किया है, ना कि उसके ऊपर खुद, क्योंकि वो इट डजंट मैटर, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू। मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मैं आपको आज इस तरह से लाइव सुना हूं, और मैं आपसे एक बहुत बड़ी चीज शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपने अनाउंस किया, हमें नहीं पता था कि आप नेताजी सुभाष चंद्र को अपने देश का पहला प्रधानमंत्री मानते हैं। तो मैं भी आपको बड़े गर्व से बोलता हूं, आप जिस मंच पे आज बैठे हैं उस मंच की स्थापना भी हमने 23 जनवरी को ही करी है। तो ये मंच आपका, मतलब आप खाली समझिए कि कहाँ ये अपना ऐसा लिंक हुआ है। और मैं थोड़ी सी आपको ये बताना चाहता हूं कि आप यहाँ से खाली जरा सा खाली एक छोटा सा सजेशन देना है कि यहाँ से जो चिंगारी लगी है उसको आगे। नमस्कार सुशील जी, सिर्फ मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि 370 और 35A के लिए जब कभी भी फारूक शेख अब्दुल्ला साहब नेहरू जी के पास जाते थे और शेख अब्दुल्ला का प्रस्ताव नेहरू जी मानते थे,
उसका कारण क्या था, उनकी इतनी मजबूरी क्या थी, उनको इतना खुश करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके विषय में नेहरू जी ने कभी लिख करके कुछ नहीं दिया। उनको लिखने पढ़ने का शौक था, किताबें लिखते थे, पत्र लिखते थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जघन्य काम उन्होंने क्यों किया। लेकिन इस पर मेरा एक छोटा सा आकलन है और मैं वो आपसे शेयर करता हूं। ये कोई और गलत भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा मेरा मानना है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, 40 के दशक में इस देश में जो चल रहा था वो थी पाकिस्तान मूवमेंट। स्वतंत्रता आंदोलन नहीं चल रहा था। उस पाकिस्तान मूवमेंट में एक तरफ थे जिन्ना, दूसरी तरफ थे गांधी, नेहरू, पटेल। और हमको ये मानने में संकोच नहीं करना चाहिए कि गांधी जीता, पार्टीशन हुआ और गांधी, नेहरू, पटेल हारे। ठीक है, सही है। वो पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ 1940 के लाहौर डिक्लेरेशन के साथ। अब हमने उस पार्टीशन मूवमेंट का कांग्रेस ने कैसे विरोध किया, मतलब आप वहां से देखिए। लाहौर में मुस्लिम लीग कहती है कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमान इस पार्टी के अंदर सुरक्षित नहीं है, उनका हित सुरक्षित नहीं है। तो कांग्रेस का जवाब ये नहीं है कि नहीं, हम एक सेक्युलर पार्टी हैं, हम सबको साथ लेके चलते हैं। उन्होंने फौरन मौलाना आजाद को अपना प्रेसिडेंट बना दिया और कहा कि देखो, हम भी तो मुसलमान पार्टी हैं, आपका प्रेसिडेंट मुसलमान है, हमारा प्रेसिडेंट भी मुसलमान है। आपका प्रेसिडेंट तो यूरोपियन ड्रेस पहनता है, वाइन पीता है, सुअर खाता है, सिगार फूकता है, हमारा प्रेसिडेंट तो दाढ़ी वाला, टोपी वाला, मुसलमान है, कुरान पढ़ता है, मौलाना है, हाफिज है, रटी हुई है उसको कुरान। तो आप इस तरह की अपीजमेंट करके, मैंने कहा ना, हम फिरौती अदा करते हैं, अपीज करते हैं। आप ये नहीं कहते कि आप कम्युनल हैं, ये डिमांड कम्युनल है और ये देश नहीं बटेगा। आप कहते नहीं नहीं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान पार्टी हैं। 6 साल तक मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। इतने लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का प्रेसिडेंट तब तक नहीं रहा था। 2-2 साल की प्रेसिडेंसी होती थी, 2 टर्म के बाद बदल जाते थे। जब तक कांग्रेस की हार नहीं हो गई पाकिस्तान इशू के ऊपर, मौलाना आजाद प्रेसिडेंट बने रहे। मुस्लिम लीग और खासकर जिन्ना कहते थे दे आर द शो बॉयज ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस इस नाटक पे अड़ी रही कि नहीं नहीं, वी आर एज मुस्लिम एज यू आर, नंबर 1। अब इतना नाटक करने के बाद भी मुस्लिम इलेक्टोरेट में कांग्रेस को क्या मिला? ये हिस्सा ये निजाम हैदराबाद था, इसके साथ लगता है मद्रास प्रेसिडेंसी। 28 मुस्लिम इलेक्टोरेट सीटें थीं मद्रास प्रेसिडेंसी में। जब चुनाव हुए, कितनी जीती कांग्रेस ने? 0। लोग कहते हैं ना कि यूपी बिहार के मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया। मद्रास प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को 0/28 सीट मिली, मुस्लिम लीग 28 में से 28 सीट जीती। 95% मुस्लिम सीट्स कांग्रेस हारी। जो 4-5% मुस्लिम सीट्स कांग्रेस जीती वो थी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कांग्रेसी था, खांटी मुसलमान था, साथ साथ सेक्युलर भी था। उसके अलावा खदेड़ दिए गए, चाहे नेहरू का स्ट्रांग होल्ड हो, गांधी का स्ट्रांग होल्ड हो, पटेल का स्ट्रांग होल्ड हो, मुसलमान ने कांग्रेस को कहीं वोट नहीं दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, नेहरू को लगता था कि हमने शीर्षासन कर दिया, 10 दिशाओं में सूर्य नमस्कार कर दिया, मुसलमान का दिल नहीं पसीजा। तो मुसलमान ने मुझे पढ़ने में कहीं गलती की, मैं बड़ा सेक्युलर नेता हूं। अब मैं कैसे मुसलमान को कन्विंस करूं? अब हारा हुआ जुआरी जब हारता है तो आखिरी दांव भी कहता है कि चलो ये भी चलूं। कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य भारत में आया, ये दिखाना चाहते थे दुनिया के मुसलमान को कि देखो जिन्ना तुमको क्या देता जो मैं दे रहा हूं। जिन्ना तो वहां एक डेमोक्रेटिक नेशन बनाने चला है ना, मैं इस देश के सेक्युलरिज्म को, रिपब्लिकनिज्म को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को कश्मीर के दरवाजे पर ही रोक दूंगा।
पूरे देश में एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑर्डर होगा, लेकिन कश्मीर में जो शेख चाहेगा वो चलेगा, जो वहां का मुसलमान चाहेगा वो चलेगा। मेरी डेमोक्रेसी, मेरा सेक्युलरिज्म वहां नहीं चलेगा। इसलिए कांग्रेस उस क्षण से इस देश में नई मुस्लिम लीग बन गई। उस क्षण आपको अगर सरदार पटेल का कलकत्ते में दिया हुआ भाषण, आजकल उसके वीडियो कहीं कहीं मिल जाते हैं, वो पूछते हैं भैया ओवरनाइट आपका मन कैसे बदल गया? कल तक तो आप सब पाकिस्तान मांग रहे थे, आज कह रहे हैं कि हम इस देश के वफादार हैं। वो सब कांग्रेस को वोट देने लगे जिन्होंने कांग्रेस को रिजेक्ट किया था, क्योंकि कांग्रेस की नीति ये रही कि अगर मुसलमान हमसे नाराज है तो हमने उसका दिल जीतना है। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो हिंदू मेजॉरिटी को अवेलेबल नहीं है। आप अपने स्कूल में अपने स्क्रिप्चर्स, अपने शास्त्र नहीं पढ़ा सकते। आप अपने इंस्टीट्यूशंस खोलकर वहां अपना सिलेबस नहीं लगा सकते। स्टेट इंटरवीन करता है। ऐसा हुआ, रामकृष्ण मिशन स्कूल चलाता था, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बंगाल की, उसने कहा हम टेक ओवर करेंगे, आप इसमें क्या क्या पढ़ाते हैं, आप अध्यात्म पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? तो रामकृष्ण मिशन को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको अधिकार नहीं है, ये सिर्फ माइनॉरिटीज को अधिकार है। तो रामकृष्ण मिशन ने एफिडेविट दिया, हम हिंदू नहीं हैं, हम माइनॉरिटीज हैं। ये विकृतियां आई हैं इस तरह के कानूनों के कारण कि रामकृष्ण मिशन जैसे सिस्टम को कहना पड़ता है कि हम हिंदू नहीं है, जिनके मंक्स भगवा पहनते हैं। तो नेहरू ने ऐसा क्यों किया? ये सेक्युलरिज्म की उनकी विकृत सोच के कारण था और उसके तहत कंसेशन, अपीजमेंट की पॉलिसी के कारण था। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 1954 में, 53 में ही, अगस्त 1953 में, जब गुप्तचर एजेंसी से यह भनक मिली कि शेख अब्दुल्ला अमेरिकन और ब्रिटिश इंटरेस्ट के साथ मिलकर कश्मीर में अपनी आजादी की घोषणा करने वाले हैं, तो इसी नेहरू ने उनको नजरबंद किया, चीफ मिनिस्टरशिप से हटाया और 20 साल तक कश्मीर में घुसने नहीं दिया। आज क्या किसी प्रधानमंत्री की ये जुर्रत है कि वो अब्दुल्ला को, मुफ्ती को गिरफ्तार करके घसीट कर बाहर लाए? वो आए दिन कहते हैं, देश को गाली देते हैं। उनको कोई कानून पढ़ के बताए कि ये राष्ट्रद्रोह का कानून है, इसके भुगतने पड़ते हैं नतीजे। नेहरू अजीब सी शय थी। अगर वो सब सत्यानाश किया तो एक काम यह भी किया कि शेख अब्दुल्ला को पद से हटाया, जेल में डाला, नजरबंद किया, कश्मीर घुसने नहीं दिया अगले 20 साल तक। और जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जिस पाकिस्तान के बल पर वो इतराता था, तो फिर उसको इंदिरा गांधी के साथ एक अकॉर्ड करना पड़ा। उसने सब चीजें मानी, कहा मैं सब छोड़ता हूं, मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, फिर से आ गया। हमारी मेन चैलेंज क्या है? कश्मीर का जिहाद 3 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। वो क्यों पावर में आते हैं ये? क्यों शेख अब्दुल्ला सब कुछ छोड़ के आ गया और वापस कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाइए? जिहाद 3 स्तरों पर लड़ा जा रहा है। एक है कि हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को चुनौती है बंदूक के बल पर। तो ये जो लश्कर है, जैश है, हिजबुल है, ये एक आर्म्ड इंसर्जेंसी किए हुए हैं जिससे हमारी सुरक्षा बल निपटते हैं। दूसरा स्तर है पॉलिटिकल हुर्रियत, जो इनको एक पॉलिटिकल कवर देती है। ये जो हिंसक हैं, इनको आजादी के परवाने बताती है, इनकी डिमांड को लेजिटिमेट करार देती है, इनका महिमा मंडन करती है। ये दूसरा लेवल है जो पॉलिटिकल कवर देता है। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं इस अंडरग्राउंड मूवमेंट के। इनसे भी हमारा पॉलिटिक्स, हमारी संविधान निपट सकता है अगर आप में विल हो। लेकिन जो तीसरा आयाम है वो सबसे घातक आयाम है, और ये वो आयाम है जहां कश्मीर के अलगाववादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाकर चुनाव लड़ते हैं
इसलिए कि ताकि वो सरकार में आए। सरकार में क्यों आए? क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ एक जिहाद लड़ा जा रहा है तो देश अपनी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा ना। देश अपनी रक्षा करने में सक्षम कैसे होगा? नीति बनाकर, कानून बनाकर, सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके, कानून का इस्तेमाल करके। अब अगर वो सरकार में होंगे, उनके पास राज्य सत्ता होगी कश्मीर में, तो वो ऐसी नीतियां बनाएंगे कि अलग आतंकवादियों का नुकसान कम से कम हो, उनको मुआवजे मिलें, उनके पब्लिक फ्यूनरल्स हों जो दुनिया में कहीं नहीं होते हैं, हुर्रियत के ऊपर पैसा खर्च हो, उनका महिमा मंडन हो, उनकी प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हो, देश की विदेश नीति को उल्टा लटकाया जाए, बार बार दबाव बनाया जाए कि पाकिस्तान से बात कीजिए। ये लोग हमारे इस व्यवस्था में रहकर उसको भीतर से खोखला करते हैं। नीतियों के माध्यम से ऐसे जज नियुक्त करते हैं जो फौरन बेल दे देते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट नियुक्त करते हैं जो जिहाद पढ़ाने देते हैं कश्मीर के स्कूलों में। ये दीमक की तरह विद इन द सिस्टम खा रहे हैं। ये जो तीसरा लेग है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये ऊपर से कहते हैं कि हम देश की डेमोक्रेसी का झंडा कश्मीर में बुलंद किए हुए हैं। ये मिली भगत है साहब। ये सबसे ज्यादा खतरनाक आयाम इस जिहाद का है। इससे निपटना नहीं, ये मानने को तैयार नहीं है हमारा नेतृत्व, हमारी सरकारें। वो खुश होकर ताली बजाती हैं, देखो जी चुनाव हो गया, देखो जी वोट पड़ गए, देखो जी अब फिर से चीफ मिनिस्टर आ गया। नाटक चल रहा है। लास्ट 3 क्वेश्चंस प्लीज। से चर्चाओं से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहीं लिखा है कि अंधेरे को कोसने से कहीं अच्छा है कि चिराग जला के आ जाते हैं। आपका क्या अभिप्राय है? ये बहुत अच्छी बात है। और चिराग जलाने का, दिया जलाने का मतलब ये है प्रकाश आए। प्रकाश ज्ञान का होता है। जब तक इस देश में जनता को पता नहीं होगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है, कौन कर रहा है, कैसी नीतियां हैं, तब तक वो अंधकार दूर नहीं होगा, प्रकाश नहीं जलेगा। तो ये काम कोसना नहीं है। बीमारी को पहचानना और अंधकार में बैठे, अज्ञान में बैठे इंडिफरेंट लोगों को इस विषय में चेतना देना, प्रकाश जलाना है। और यदि एक नागरिक जागरूक होकर इन सूचनाओं को लेकर फिर अपने नेतृत्व से सवाल नहीं पूछेगा, लोकतंत्र में अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करेगा, तब तक ये लोकतंत्र पंगु रहेगा, शिखंडी रहेगा और मैनिफेस्टोज में मुद्दे आते रहेंगे, जाते रहेंगे। भाई साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जो भी कश्मीरी पंडित भाई जो आज पूरे देश में फैले हुए हैं, अगर उनको मौका मिलता है वापस अपने वतन जाने का, तो वो वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे? आज 30 साल हो गए उन्हें छोड़कर। क्या उनके अंदर वो हिम्मत रहेगी वहाँ रहने की उन लोगों के साथ? और दूसरा ये एक क्वेश्चन है कि जब आरएसएस 1947 में जब आर्मी उतर रही थी, जब आरएसएस का कुछ योगदान था वहाँ पे कश्मीर में? देखिए, ये प्रश्न मुझसे बार बार पूछा जाता है कि वापस जाओगे क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, 1990 में जिन परिस्थितियों में हम निकले थे, आज परिस्थितियां उससे बदतर हैं। हाँ, तब अगर सेना का एक दस्ता मार्च पास्ट करता निकल जाता था ना, कोई हवाई फायर करने की भी जरूरत नहीं थी, सिर्फ मार्च करता हुआ निकलता था, तो उपद्रवी दुबक जाते थे, खिड़की दरवाजे बंद हो जाते थे, शांति आ जाती थी। आज सेना एनकाउंटर करती है तो लोग पीछे से आकर पत्थर मारते हैं। ठीक है, तो कश्मीर की स्थिति इतनी खराब है। ऐसी स्थिति में आप अगर मुझसे ये पूछें कि वापस जाओगे क्या, तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप किस बूते ये पूछ रहे हैं। इस देश ने, इसकी व्यवस्था ने, इसके नेतृत्व ने कश्मीर को इस लायक बनाया है क्या कि हम वापस जाएं? नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है
मैं कश्मीर जाने के लिए कितना लालायित हूं, कितना इच्छुक हूं, यह प्रश्न नहीं है। मेरा अपना घर है भाई। मैं किसी से पूछ के निकला नहीं था और किसी की अनुमति का इंतजार नहीं करूंगा। जिस दिन कश्मीर जाने लायक होगा चला जाऊंगा। लेकिन इस देश को स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए वहां से निकाला गया था, मैं देशभक्त था, मैं भारत के साथ खड़ा था, मैं जिहाद का हिस्सा नहीं बन सकता था। मैं कश्मीर के चप्पे चप्पे में था, मैं हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर कस्बे में था। चाहे 2 घर थे या 1.5 घर थे या 3 घर थे, हम थे। हम इस देश की आंख नाक कान थे, इसलिए वहां से निकाल दिए गए। प्रश्न यह है कि क्या यह देश कश्मीर में देशभक्तों को रहने देना चाहता है? क्या बिना तिरंगा उठाए कश्मीर में कोई यह देश कश्मीर को अपना कह पाएगा? मेरी वहां जाने से ज्यादा इस देश की जरूरत है कि मैं वहां जाऊं। तो मुझसे मत पूछिए, खुद से पूछिए कि क्या आप मुझे वहां देखना चाहते हैं? यह है सवाल। अभी क्वेश्चन आंसर समाप्त करते हैं। अभी हम अपने मुख्य अतिथि जी का सम्मान करेंगे। उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि जो लोग पर्सनल लेवल पे हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करना चाहते हैं वो कृपया स्टेज के पास आ जाएं और पंक्तिबद्ध होकर खड़े हों। हम आपका नाम अनाउंस करेंगे और उनका सम्मान करेंगे। अभी हम जन ऊर्जा मंच की ओर से जो जन ऊर्जा मंच के पदाधिकारी गण स्टेज पर पधारे हुए हैं वो हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करेंगे। अभी संदीप जी एडवोकेट सुशील जी का सम्मान करेंगे। जन ऊर्जा मंच के अजय अग्रवाल जी सुशील जी का सम्मान करेंगे। अब अग्रवाल दीनू मेहता जी हमारे मुख्य अतिथि का सम्मान करेंगी। जोरदार तालियां हो जाए। शर्मा का जिक्र किया था, ये उनके ग्रैंड ग्रैंडसन यहाँ पे इंसिडेंटली आए थे, इसीलिए परमवीर चक्र भारत के प्रथम पहला परमवीर चक्र जिनको मिला और वाजपेयी जी अनुरोध करूंगा कि वो सुशील जी का सम्मान करें।
परंपरा होती है। तो अब मैं सबसे पहले सुशील जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि वो ऑल द वे दिल्ली से हमारे आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और भाग्यनगर की धरती पर पधारे और उन्होंने अपने व्याख्यान में हमारी जो चेतना को जागृत किया और कश्मीर की जो हिस्ट्री बताई और उनकी जो पकड़ है हमारे इतिहास के ऊपर और हमारे देश में कैसे कैसे यातनाएं सहनी पड़ी कश्मीरी पंडित भाइयों को, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और भाग्यनगर के निवासियों की तरफ से मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि आपके इस मिशन में आज यहाँ सभी उपस्थित लोग आपके साथ हैं और जन ऊर्जा मंच हमेशा के लिए आपके साथ जुड़ रहा है। आपके मार्गदर्शन में हम अपने देश को बचाने के लिए आने वाली जनरेशन को स्वच्छ, समृद्ध और सुंदर भारत देना चाहते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स, उनके बिना ये प्रोग्राम संभव नहीं होता। ये प्रोग्राम हमने 10 दिन की तैयारी में किया और उनका हमें 100% सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आज हम ये प्रोग्राम सफल कर पाए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे प्रोग्राम में आए सभी गेस्ट, क्योंकि उनके बिना उनकी उपस्थिति की वजह से ये प्रोग्राम सुपर सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर 500 कुर्सियों का इंतजाम किया था और प्रोग्राम के दौरान हमारे कई भाई और बहनें बड़े होकर प्रोग्राम का लुत्फ ले रहे थे। तो इसलिए मैं उन सब का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा जन ऊर्जा मंच की टीम, हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे वॉलेंटियर एवं सभी सदस्यगण, उन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बहुत कम समय में अपना 100% डेडिकेट किया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसके अलावा राजधानी होटल की मैनेजमेंट टीम, उनका मैनेजमेंट इतना अच्छा रहा, किसी तरह की कोई हमें असुविधा नहीं हुई और इस प्रोग्राम को हम सफलतापूर्ण कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑल द फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफी एंड स्टिल फोटोग्राफी, क्योंकि ये हमारे साथ हमारे इस आयोजन की स्मृति चिन्ह हमारे साथ रहेगा, जिसको हम आगे भी देखेंगे और उस बात से इनके सुशील पंडित जी की बातों को सुनकर दोबारा प्रेरणा अपने अंदर जगा सकते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम राष्ट्रगान के साथ अपना प्रोग्राम यही समाप्त करेंगे। जय गण मद अधिनाथ